खबर तफसील से करतारपुर कॉरिडोर को लेकर हिंद पाक की बाहमी मीटिंग मुकम्मल हो चुकी है। मीटिंग में मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू की गई। हिंदुस्तान ने गुरुद्वारा करतारपुर साहब जाने वाले अकीदतमंदों के लिए पाकिस्तानी हुकूमत से दरखास्त की है। इस मौके पर पाकिस्तान ने हिंदुस्तानी वफ्द की तजावीज से इत्तफाक किया और नवंबर तक राहदारी खोलने के लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान की मदद करेगा। मीटिंग में सबसे अहम पहलू यह है कि हफ्ते के 7वें दिन वीजा फ्री यात्रा से इत्तफाक किया गया है। हर रोज 5000 अकीदतमंदों को जाने की इजाजत देने की दरखास्त की गई है। दूसरी जानिब खालिस्तानी दहशतगर्दों पर हिंदुस्तान ने डोजियर सौंपा है। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र बांकू। करतारपुर कॉरिडोर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ी सहमति बन गई है। अब भारत की मांग को मानते हुए पाकिस्तान ने यह मान लिया है कि अब हर रोज 5000 श्रद्धालु अब ये यात्रा कर सकते हैं। हफ्ते के 7 दिन वीजा फ्री एक्सेस मिलेगा, ना सिर्फ इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को बल्कि ओसीआई कार्ड्स होल्डर्स को भी। और साथ ही साथ ये कैप जो था 15 श्रद्धालुओं का कि बैच में 15 लोगों के बैच में श्रद्धालु जाएंगे, उससे भी अब पाकिस्तान पीछे हट गया है। अब कोई भी व्यक्ति चाहे वो एक अकेला जाना चाहे या 2-3 के ग्रुप में, तब भी वो जा सकता है और पैदल भी जा सकता है। जो मांग भारत की थी उसको भी पाकिस्तान ने मान लिया है। लेकिन सबसे अहम बात जो भारत कह रहा था कि 0 पॉइंट पर एक ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए एक ब्रिज बनाने की ज़रूरत है, उसके लिए भी पाकिस्तान तैयार हो गया है। हालांकि अभी उसमें थोड़ा वक्त और लगेगा। वहीं साथ ही साथ एक बार फिर भारत ने खालिस्तान का मुद्दा उठाया है और एक डोजियर सौंपा है पाकिस्तान को उन लोगों के खिलाफ जो कि इस यात्रा में खलल डाल सकते हैं। कैमरामैन हरीश के साथ शैलेंद्र बांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, वागा, पाकिस्तान। आईसीसी आलमी कप का फाइनल मैच न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान लॉर्ड्स में खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। 12वीं आलमी कप में दोनों टीमें पहली बार वर्ल्ड कप जीतने की कोशिश में हैं। वादे है कि इंग्लैंड ने चौथी मर्तबा फाइनल में जगह बनाई है। अब देखना होगा कि जीत पाती है कि नहीं, जबकि न्यूजीलैंड दूसरी मर्तबा फाइनल वर्ल्ड कप में पहुंची है। कर्नाटक में सियासी घमासान जारी है। कांग्रेस और जेडीएस के बागी अरकान असेंबली में से एक बागी रुकन असेंबली की कांग्रेस में वापसी हुई है और मजीद 5 अरकान असेंबली को मनाने की कोशिशें भी मुस्तकिल जारी हैं। कांग्रेस लीडरान ने यकीन जाहिर किया है कि वो एतमाद का वोट जीतने में कामयाब रहेंगे। वाज़ेह है कि दूसरी जानिब बीजेपी ने दबाव बढ़ाते हुए वजीर आला कुमारस्वामी से कहा है कि वो पहले एतमाद का वोट हासिल करके दिखाएं। वहीं ये भी खबर आ रही है कि गुलाम नबी आजाद और कमलनाथ का बेंगलुरु दौरा रद्द हो गया है। ये दोनों बागी अरकान असेंबली को मनाने के लिए बेंगलुरु आने वाले थे। संताप सूचने के ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾ मुख्यमंत्री पहले ही ये इच्छा जाहिर कर चुके थे। अब येदियुरप्पा जी भी अगर तैयार हैं तो अच्छा है, पार्लियामेंट असेंबली के अंदर इस बात का फैसला हो जाए कि बहुमत किसके साथ है। दावा करने के लिए तो कोई भी दावा कर सकता है और आने वाले विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को वो कामयाबी नहीं मिलने वाली है जो उनको लोकसभा में मिली है। इसरो के मिशन चंद्रयान 2 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आज सुबह 6:30 बजे से 20 घंटे के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कल 2:51 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन सेंटर से लॉन्च होगा। चंद्रयान 2 हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर जीएसएलवी मार्क रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। 640 टन वाले इस रॉकेट की लंबाई 44 मीटर है, यानी 15 मंजिला इमारत की ऊंचाई के बराबर है। यह रॉकेट लॉन्चर 4 टन वजनी सैटेलाइट ले जाने की अहलियत रखता है और इसमें 3 इंजन लगे हुए हैं जो अलग अलग मसाफत पर अपने हिसाब से काम करेगा। टिमरेज के 42 तलबा तालिबात को मिशन चंद्रयान 2 के रास्त मुशाहदे के लिए श्रीहरिकोटा रवाना किया जा रहा है। तेलंगाना भर के जुमला 16,000 तलबा में से 42 तलबा को मुंतखब किया गया है। वाज़ेह है कि 15 जुलाई की शब 2:51 पर श्रीहरिकोटा से मिशन चंद्रयान 2 का आगाज होने वाला है। हैदराबाद के खैरताबाद में मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान श्रीहरिकोटा रवाना होने वाले तलबा तालिबात ने अपने तासुरात पेश किए।
चंद्रयान-2 का लाइव लॉन्च देखने वाले हैं। चंद्रयान-2 एक मिशन चांद के ऊपर है, तो हम लोग को टेमरी से ये अपॉर्चुनिटी मिली कि हम लोग वहाँ जाएं। हम लोग 46 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं जो वहाँ जाने वाले हैं, और हम लोग इस चीज़ के लिए बहुत खुश हैं और बहुत एक्साइटेड है। और हम लोग हमारे टेमरी सोसाइटी और जो टेमरी सोसाइटी के जो फॉर्मर है हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री कल्वाकुंतला चंद्रशेखर गारू को बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं। मैं इस इतने अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलने की वजह से मैं टेमरीज को बहुत थैंकफुल कह रही हूँ। टेमरीज फाउंडर चीफ मिनिस्टर कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव बहुत शुक्रिया कह रही हूँ, क्योंकि इतने अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते सब बच्चों को भी नहीं मिल रहे, तो हमको ऐसे इतना अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला है, तो इसलिए बोल के बहुत शुक्रिया अदा कर रही हूँ। हम इससे पहले ये टेमरी से पहले हम एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, मगर हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आज तक नहीं मिली, तो हम यहाँ पे पढ़कर बहुत खुश हैं। और हम चीफ मिनिस्टर सर कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव सर को भी हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और पूरी टेमरी सोसाइटी को। चंद्रयान-2 का लॉन्च देखने के लिए हम बहुत एक्साइटेड है। हमें वंडरफुल अपॉर्चुनिटी देने की वजह से मैं हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और हमारे खास करके AK खान साहब और सेक्रेटरी सर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। तेलंगाना माइनॉरिटी रीजन्स के स्कूल के बच्चों को डायरेक्ट इसरो से आप इनविटेशन आया कि आप आइए, देखिए, जानिए बोलकर, सो डेफिनेटली एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है। मेरे ख्याल से आज तक तेलंगाना में कोई ऐसा गवर्नमेंट स्कूल एक ग्रुप को लेकर या कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बच्चों को एक लॉन्च के टाइम पे, इम्पॉर्टेंट लॉन्च के टाइम पे वो मिशन देखने के लिए लेकर जाना कभी नहीं हुआ। सो डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट काम ये बच्चे कर रहे हैं। इनको देखकर आगे जाकर बहुत से लोग इंस्पिरेशन लेकर ये साइंसदानों को प्रमोट करने का कार्यक्रम करेंगे, ऐसा मानता हूँ। श्रीहरिकोटा जाने वाले हैं और जो चंद्रयान-2 लॉन्च होने वाला है वहाँ पर इनको अपॉर्चुनिटी मिल रही। ये बच्चे जो सिलेक्ट किए हुए हैं 42 स्टूडेंट्स, ये तमाम TMR स्कूल तेलंगाना स्टेट के बच्चे हैं। और जब हम ये बच्चों के बारे में सुनते, ये बच्चों को देखते हैं, तो ये ऐसे फैमिलीज को बिलोंग करते कि बिल्कुल बिलो लेवल पे है, मिडिल क्लास फैमिलीज है, लेकिन जिस तरीके से ये बच्चों का टैलेंट है, इसको देखते हुए हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये आगे जाके फ्यूचर डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनेंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आंध्र प्रदेश के 3 रोजा दौरे पर हैं। आज सुबह सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अपनी अहलिया सविता कोविंद के साथ भगवान वेंकटेश्वर की पूजा की। कोविंद के साथ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के गवर्नर ESL नरसिम्हन और उनकी अहलिया विमला नरसिम्हन ने भी मंदिर के कमरे में पूजा की। वैदिक पंडितों की जानिब से वैद आचार्य वचनम को पेश करने के बाद रंगनिया कला मंडपम में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के हुकाम ने सदर जमहूरिया और गवर्नर को भगवान की तस्वीर के साथ साथ तीरथ प्रसादम से नवाजा। इससे पहले मंदिर की रिवायत के मुताबिक सदर कोविंद और मिस्टर नरसिम्हन ने यहां वाक़ पुष्करी से मुत्तसिल भगवान वरस्वामी के भी दर्शन किए। इसके बाद वो श्रीहरिकोटा के लिए रवाना हुए। सदर जमहूरिया चंद्रयान-2 के लॉन्चिंग के मौके पर मौजूद रहेंगे। दरगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गुलबर्गा के सज्जादा नशी डॉक्टर सैयद शाह खुसरू हुसैनी ने एहतजाजी मुजाहरा किया। इन्होंने उर्स इंतजामात में जिला इंतजामिया की नाक़िस कारकर्दगी के खिलाफ एहतजाज किया। इस मौके पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर के खिलाफ नारेबाजी की गई। वाज़ेह रहे कि दरगाह के अतराफ में कॉरपोरेशन ने माकूल इंतजामात नहीं किए हैं। मुजाहरे में सियासी लीडरों के अलावा मकामी अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। 19 जुलाई से दरगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज के उर्स का आगाज हो रहा है। स्वच्छ भारत अभियान का असर आज पार्लियामेंट के अहाते में देखने को मिला। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत कई लीडरान ने पार्लियामेंट के अहाते में स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई मुहिम में हिस्सा लिया और वजीर आजम के सफाई मुहिम के पैगाम को आम करने की कोशिश की। स्वस्थ समाज के लिए स्वच्छता बहुत आवश्यक है और इस तरह के कार्यक्रमों से लोगों में जागृति पैदा होती है। अपने अपने घरों को, अपने सड़कों को, अपने गांव को, अपने शहर को
स्वच्छ रखने के लिए। दुनिया का पहला ऐसा अभिनव अभियान रहा होगा जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। और स्वच्छ भारत, और स्वच्छता का मतलब ये जो कूड़ा करकट है ये तो स्वच्छ करना ही है। इसका बहुत लंबा हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हर चीज को साफ होना है। यदि मन के अंदर भी कोई किसी कोने पर किसी के कुविचार होंगे, खराब विचार होंगे, वो भी साफ होने हैं। संसद भवन परिसर में लोकसभा अध्यक्ष सहित कई सांसद झाड़ू लगा रहे हैं। स्वच्छता अभियान के तहत आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई सांसद हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, वो झाड़ू लगा रहे हैं। साफ तौर पर वो संदेश देना चाहते हैं कि स्वस्थ भारत के लिए स्वच्छ भारत होना जरूरी है। सांकेतिक तौर पर ही सही, लेकिन जो लोकसभा अध्यक्ष और संसद भवन परिसर में कई ऐसे सांसद हैं जो यहाँ पर झाड़ू लगा रहे हैं। आज सुबह से ही वो यहाँ पर आए थे, कल भी यह कार्यक्रम रखा गया था और आज भी इस तरह के कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसमें संसद भवन परिसर में लोकसभा अध्यक्ष सहित कई सांसद हैं, कई कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं, कई अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। वो स्वच्छता का संदेश देना चाहते हैं और इसी कड़ी में वो संसद भवन परिसर के अंदर झाड़ू लगा रहे हैं। कैमसन अपू पाठक के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। तेलंगाना इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री साल 2 के नतायज आज जारी कर दिए गए। बोर्ड के सेक्रेटरी अशोक ने नतायज को जारी किया। कामयाबी का तनासुब 37.76% रहा। अशोक ने बताया कि सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के लिए 1,60,487 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें 60,600 तलबा कामयाब करार दिए गए हैं। इन्होंने बताया कि अंदरून एक हफ्ते फर्स्ट ईयर के नतायज को भी जारी किया जाएगा। MSIS अकेडमी के 6 तलबा ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है। IS अकेडमी की अगली बैच के इंतखाब के लिए 21 जुलाई को मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में दाखिला इम्तिहान मुनक्किद किया जाएगा। इस इम्तिहान के जरिए चुने गए तलबा को हैदराबाद में UPSC सिविल सर्विसेज के इम्तिहानात के लिए मुफ्त तरबियत फराहम की जाएगी। MS अकेडमी की इंतजामिया ने कहा है कि इस साल से इस अकेडमी में तालिबात को भी दाखिला दिया जाएगा। ख्वाहिशमंद तलबा अकेडमी की वेबसाइट पर ऑनलाइन दरखास्त दे सकते हैं। एग्ज़ाम हुआ, हमारे पास जो बच्चे तालीम उसका हासिल किए थे MSIS अकेडमी में, उसमें 6 तलबा ने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। इस साल बच्चों का सिलेक्शन के लिए करीब 72 सेंटर्स पर थ्रू आउट द कंट्री 23 स्टेट्स में एग्ज़ाम मुनक़िद किया जा रहा है। ये 21 जुलाई को है, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। इसके लिए बच्चे और इस साल लड़कियों की भी तालीम अपने का नज़म किया गया है। लड़कों के लिए रिहाइश का इंतज़ाम है, लड़कियों के लिए अपने डे स्कॉलर रहेगा। और इसके लिए आप 18 जुलाई से पहले रजिस्टर कर सकते हैं अपने नाम www.mseducationalacademy.in। पर्टिकुलरली मुस्लिम कम्युनिटी में जो ब्यूरोक्रेसी में कमी है उसके लिए हम लोग ये मेहनत कर रहे हैं और इसी ऐसा इनिशिएटिव टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। बच्चों को रहना, खाना पीना, ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, उसी का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमारे यहाँ पे 6 तलबा ने प्रीलिम्स में कालिमे भी हासिल की है। हमारा एक्सपेक्टेशन ये कि 2000 के करीब बच्चे एग्जाम लिखेंगे। हम यहाँ पर इस पूरे एग्जाम में से 30 लड़कों को और 30 लड़कों को सिलेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। इनको सारी जितनी फैसिलिटीज हो सकती हैं कॉम्पिटिटिव लेवल पे बच्चों को तैयारी करवाने के लिए वो पूरी तैयारी करवाएंगे और ये एग्जाम वो बच्चे लिख सकते हैं जो ग्रेजुएशन मुकम्मिल किए हों। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। सबसे मशहूर गांधी अस्पताल में सफाई के नाक़िस इंतजामात के सबब मरीजों और उनके साथ अस्पताल आने वालों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। अस्पताल में नवमौलूद बच्चों के वार्ड के करीब में कचड़े के अंबार हैं। इसके अलावा मॉर्चरी से आने वाली गंदी बू से आए दिन नवमौलूद नई बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इस मामले पर अस्पताल इंतजामिया भी तवज्जो देने से कासिर है। मरीजों के रिश्तेदारों ने कई मरतबा अस्पताल इंतजामिया को वाकिफ करवाया, बावजूद इसके अस्पताल इंतजामिया सफाई पर तवज्जो देने से कासिर है। DYFI के कारकुनों ने सफाई पर तवज्जो देने का मुतालबा करते हुए अस्पताल के बाहर एहतजाज किया। मध्यप्रदेश के वजीर दाखिला बाला बच्चन ने दीक्षा अग्रवाल मामले में कहा कि भोपाल IG और DIG और SP को दीक्षा को हिफाजत फराहम करने के लिए हिदायत जारी किए गए हैं। वहीं इस मामले में जो लोग भी मुलविस पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। मजीद इस मामले में हमारे नुमाइंदे पंकज शुक्ला ने मध्यप्रदेश वजीर दाखिला से बातचीत की।
इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन जी, और हम उनसे बात करेंगे जिस तरीके से दीक्षा अग्रवाल ने गुहार लगाई है व्हाट्सएप पे, जो वीडियो वायरल किया है। बच्चन जी, किस तरीके से सुरक्षा प्रदान की जाएगी? ऑनर किलिंग की बात सामने आ रही है, किस तरीके से सरकार सुरक्षा देगी? नहीं, देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सुरक्षा तो जिस हिसाब से जो दी जाती है उसी हिसाब से दी जाएगी, लेकिन मैं तत्काल अभी वहां के जो एसपी और आईजी डीआईजी से बात करके ये जो मैटर आपने मेरी जो जानकारी में अभी जो दिया है, मैं इस पर बात करके उन्हें मैं सुरक्षा प्रदान करवाता हूँ। ये भी लड़की का कहना है कि उनके जो दादाजी हैं वो महापौर हैं, उप महापौर रह चुके हैं, और राजनीतिक दबाव भी उनके ऊपर डाला जा रहा है, कहीं ना कहीं प्रेशर बनाया जा रहा है। देखिए, हमको ऐसा कोई किसी मतलब कोई राजनीतिक दबाव में या कोई मतलब किसी पार्शलिटी में मध्य प्रदेश में हम लोग कोई काम नहीं करते हैं। हमने जो वचन किया माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पिछले विधानसभा के चुनाव में कि मध्य प्रदेश की जनता को हम पूरी तरह से उनकी हिफाजत, रक्षा और सुरक्षा के लिए हम काम करेंगे, तो उसी कड़ी में हम उन्हें सुरक्षा प्रदान कराएंगे। मैं अपडेट ले लेता हूं, और उसके बाद ये जो मैटर आया है इसमें हमारी तरफ से उनको पूरी मदद मिलेगी। क्या रक्षा जी नाम बताया शायद आपने? दीक्षा जी, बिल्कुल हमारी तरफ से पूरी मदद मिलेगी। बच्चन जी, बुरहानपुर के अंदर भी जो आदिवासियों पर हमला हुआ है उसको लेकर के प्रशासन या सरकार का क्या रुख रहेगा? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर व्यवस्था दे दी है। पिछली बार मुझे मालूम है कैबिनेट एंड होने के बाद ही उन्होंने उमंग श्रृंगार जी से भी बात की थी, और पुलिस के हमारे अधिकारियों से भी उनने बात की है, और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से ही इसमें व्यवस्था दी जा चुकी है। और सारे जो कहीं भी अगर कोई दोषी है तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ हम लोग सख्त हमारी कार्रवाई होती है। उस कार्रवाई के अंतर्गत ये भी हम कार्रवाई करेंगे, और कानून को किसी को भी हम हाथ में नहीं लेने देंगे। जिसमें कि आपने बुरहानपुर का जो मामला बताया उसमें ऑलरेडी हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय कमलनाथ जी की संज्ञान में मामला है, और मेरे को ये जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि पूरी तरह से इसका उपाय भी ढूंढ लिया गया है, और जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो गई है। तो ये थे हमारे साथ गृह मंत्री बाला बच्चन जी, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी तरीके की बात को सहा नहीं जाएगा। कानून व्यवस्था को लेकर के जो है पूरा जोर दिया जाएगा, और उन्हें सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। पंकज शुक्ला, न्यूज़ 18, बड़वानी। बिहार के साथ साथ आसाम में भी भारी बारिश से सैलाब जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं, जिससे आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई। हमारे नुमाइंदे रमन बोरा ने हालात का जायजा लिया। असम में ब्रह्मपुत्र नदी कैसा कहर उठा रहा है, ये दिखाने के लिए मैं एनडीआरएफ बाहिनी के साथ हूँ, और मैं यहाँ पर जो बाढ़ का स्थिति है वो दिखाने के लिए हूँ, और कैमरा पर्सन दिखा रहा है यहाँ पर सागर सदृश एक स्थिति हो रही है। और ये एनडीआरएफ के जो लोग हैं वो लोग जो गांव में फंसे हुए हैं, उन फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए, बचा के राहत शिविर में लाने के लिए जा रहे हैं। और मेरे पास एक एनडीआरएफ बाहिनी के जो ऑफिसर है, मैं उनसे बोलना चाहूँगा, आप लोग कैसे तैयारी करके आए हैं जो यहाँ पर इतना भारी बाढ़ है? जैसे ही हमें सूचना मिला हमारे सर्कल ऑफिसर हेलेम के द्वारा, तो हम लोग तुरंत वहाँ से अपने कैंप से निकल गए, और यहाँ पर आने के बाद सिचुएशन का हमने पता किया कि किस तरह का सिचुएशन है, कितना पॉपुलेशन इस इफेक्टेड है इस ब्रह्मपुत्र नदी से। और लगभग जैसे बताया हमें कि लगभग 10,000 पॉपुलेशन यहाँ पर इफेक्टेड है। तो अभी हम लोग गाँव के अंदर जा रहे हैं, और वहाँ लोगों को हम कन्वेंस करेंगे, और उनको अपने घर को छोड़ करके जल्द से जल्द जो हमारा शेल्टर बनाया गया है सर्किल ऑफिस के द्वारा, यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिशन के द्वारा, तो वहाँ पे हम लोग उन्हें जल्द से जल्द लेकर के अपने बोट के माध्यम से लेकर के आएंगे। कितने बोट आप लोग राहत कार्य के लिए उपयोग कर रहे हैं? हम लोग 4 बोट कुल लेकर के आए हैं। 4 बोट 4 OBM है। इस पे लगभग एक बोट पे लगभग 12 से 15 बंदे की कैपेसिटी है, और हम तुरंत, ये रबर बोट है, और हम तुरंत इसे एविकेट करके लेकर के बारी बारी से हम काम करेंगे। हाँ, ये बोल रहा है कि इन लोगों ने 4 बोट को यहाँ जो बाढ़ में फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करने के लिए लगाया है, और ऐसे ही ब्रह्मपुत्र का जो पानी है वो पानी बढ़ता रहा तो जो ये बाढ़ का स्थिति है वो ज़्यादा भयानक होने की आशंका प्रकाश कर रहे हैं। असम के गौहपुर से रोमेन बोरा, न्यूज़ 18, असम नॉर्थ ईस्ट।
औकाफ के तहफ्फुज़ के बारे में इलाहाबाद हाईकोर्ट के हालिया तारीखी फैसले से लोगों में एक नई उम्मीद पैदा हुई है। हाईकोर्ट के हुक्म के बाद शहर में वाक़ कदीम काला डांडा कब्रिस्तान पर से गैर कानूनी कब्जा खत्म करा दिया गया। इस कब्रिस्तान पर 70 से ज्यादा गैर कानूनी मकानात तामीर कर लिए गए थे, लेकिन इलाहाबाद में दर्जनों ऐसे औकाफ हैं जिन पर अभी भी गैर कानूनी कब्जा बरकरार है। अब ऐसे कब्जों के खिलाफ सख्त इक़दाम करने के मुतालबे ने जोर पकड़ लिया है। गुज़िश्ता 1 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट के हुक्म से शहर के सबसे बड़े काला डांडा कब्रिस्तान पर बने दर्जनों गैर कानूनी मकानात को मुनज़्ज़म किया गया था। काला डांडा कब्रिस्तान पर 70 से ज्यादा मकानात तामीर करा लिए गए थे। काला डांडा कब्रिस्तान को गैर कानूनी कब्जों से पाक करने के बाद अब शहर के दूसरे औकाफ पर होने वाले गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ आवाजें बुलंद होने लगी हैं। औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली तंजीमों का मुतालबा है कि हाईकोर्ट के हुक्म के मुताबिक दीगर औकाफ पर से भी कब्जे खत्म किए जाएं। उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टियां तमाम इन्क्रोचमेंट में फंसी हुई हैं, वो आज भी बहुत सी फंसी हुई हैं, क्योंकि वहाँ 70-75 मकान थे, लोगों ने झोपड़ियाँ बना रखी थी, सब तोड़ दिए गए। लेकिन उसके बावजूद अभी बहुत सी कार्रवाई उसी ऑर्डर के तह में फंसी हुई है, जो होनी है, जो हो नहीं पाई अभी। तो एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा मुतालबा है कि वो नंबर अराजी के जो कोर्ट ने इंडिकेट किए हैं आपको, उसको आप खाली कराइए। इलाहाबाद में ज्यादातर औकाफ मुगल दौर के हैं। शहर की गुंजान आबादी में होने की वजह से औकाफ जायदाद निहायत कीमती हो गई हैं। इन कीमती औकाफ पर ज्यादातर कब्जा हो चुका है। खास तौर से शहर के खुल्दाबाद इलाके में बड़े पैमाने पर औकाफ की जायदाद पर कब्जा कर लिया गया है। समाज के बाशऊर तबके का ख्याल है कि वक्फ बोर्ड की लापरवाही और बदउनवानियों की वजह से औकाफ की जायदाद गैर कानूनी कब्जों का शिकार हो गई है। कोई जिम्मेदारी का एहसास वक्फ बोर्ड वालों का है ही नहीं। उनको सिर्फ 1 पॉइंट प्रोग्राम है, हाउ टू मिंट मनी, दैट इज ऑल। एक तरफ से हटा करके लोगों को वहाँ पर सड़क चौड़ी की गई है और वही लोग फिर आकर के कब्जा कर रहे हैं और उन्होंने अपनी दुकानें दोबारा बना ली हैं। तो ये वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है कि उसको हटवाए या सरकार की मदद ले, पुलिस की मदद ले करके उसको हटवाए, ताकि ये हमेशा के लिए जो कोड़ है ये ख़त्म। ज्यादातर लोग औकाफ पर होने वाले कब्जों के लिए वक्फ बोर्ड को ही जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने औकाफ पर होने वाले कब्जों के खिलाफ जो फैसला दिया है, उससे उत्तर प्रदेश में वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ की एक नई उम्मीद पैदा हो गई है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने पंजाबी, संस्कृत और उर्दू टीचरों की खाली असामियों की फहरिस्त तलब की है। मनीष सिसोदिया ने एजुकेशन डिपार्टमेंट को लिखा है कि अगर टीचर्स ही नहीं होंगे तो तालीम पर खर्च करने से क्या फायदा। न्यूज़ 18 ने दिल्ली में उर्दू टीचर्स की कमी के ताल्लुक से खबर चलाई थी, जिसके बाद मनीष सिसोदिया हरकत में आए। दरअसल न्यूज़ 18 उर्दू ने सबसे पहले खबर चलाते हुए केजरीवाल हुकूमत के निज़ाम तालीम की पोल खोल दी थी। 10 जुलाई को न्यूज़ 18 उर्दू ने खबर चलाई थी कि दिल्ली में 1030 स्कूलों में सिर्फ 300 स्कूलों में उर्दू पढ़ाई जा रही है। 794 स्कूलों में उर्दू टीचर की पोस्ट है, लेकिन 494 स्कूलों में उर्दू का कोई टीचर नहीं। दिल्ली में कुल 398 टीचर ही उर्दू पढ़ा रहे हैं, जबकि उर्दू पढ़ने वाले बच्चों की तादाद 1 लाख से ज्यादा है। दिल्ली सरकार के जरिए नोटिस लिए जाने का उर्दू वालों ने खैर मकदम किया है। साथ ही साथ सरकार पर जोर दिया है कि सीटेट टीचर न मिलने की सूरत में हुकूमत ट्रेन टीचर मुहैया कराए। सीटेट तो एक क्वालिफिकेशन तय करने का एक इम्तिहान है, वो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, वो कोई लास्ट नहीं है। अल्टीमेटली तो बीएड चाहिए। अगर बीएड कोई उर्दू टीचर है तो मेरी नज़र में काफ़ी है। सीटेट है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो बिना सीटेट के भी हम उर्दू टीचर अपॉइंट कर सकते हैं। 2017 में टीजीटी टीचर की 213 पोस्ट आई थी, लेकिन सीटेट टीचर के तौर पर सिर्फ 31 टीचर ही सेलेक्ट हो सके। ऐसे में कई उर्दू वाले ये मांग कर रहे हैं कि अगर सरकार चाहे तो उर्दू एकेडमी के जरिए भी टीचर दे सकती है, जैसा कि पहले भी हो चुका है। वैसे गवर्नमेंट चाहे, अगर गवर्नमेंट के पास लिबर्टी हो तो वो कर सकती है, लेकिन टेक्निकल मसला है तो उसको सॉर्ट आउट किया जा रहा है, कोई रास्ता देखा जा रहा है। नहीं, अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो एकेडमी के लिए तो कोई मुश्किल काम नहीं है, कर सकती है बिल्कुल, लेकिन गवर्नमेंट एकेडमी अपने आप से नहीं कर सकती इसको। दिल्ली के स्कूलों में 972 टीजीटी की आसामियां खाली पड़ी हैं, तो पीजीटी और टीजीटी मिलाकर 1005 आसामियां खाली हैं। ऐसे में हुकूमत के पास तालीम को लेकर अपनी इमेज बचाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दिल्ली से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाज़त। इस न्यूज़